हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस बायोलॉजी। मैं हूं सौरभ। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो यूपीपीएससी की तरफ से जो जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी निकली हुई है, इस पे जो एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, बुक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका जो फर्स्ट वीडियो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। कुछ ऐसे पॉइंट्स रह गए थे जिसपे मुझे बात करनी थी, जो काफी कमेंट्स आ रहे थे, वो मैं यहाँ पे आज आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो आज का जो मेरा मेन पॉइंट्स है वो एग्जाम को लेकर के है कि यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न है वो एग्जाम पैटर्न किस तरह से है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं और आप लोग भी जान गए होंगे कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है बिल्कुल वो पीसीएस की तरह ही कर दिया है, यानी कि पहले प्रीलिम्स होगा फिर बाद में मेंस होगा। तो देख लेते हैं कैसे क्या इसमें है। प्रीलिम्स में 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 40 जो होंगे वो जीएस के होंगे और 80 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सब्जेक्टिव। मैं यहाँ पे बायोलॉजी को लेकर के चलूंगा। यहाँ पे जो जीएस जो 40 क्वेश्चंस आएंगे, जो नोटिफिकेशन आया है आयोग की तरफ से, उसमें उन्होंने 11 टॉपिक लिख दिए हैं कौन कौन से इसमें आएंगे। और बहुत लोगों के क्वेश्चंस ये थे कि सर जीएस कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें जीएस। तो जीएस पढ़ने के लिए भाई मैंने तो जो मुझको सही लगता है, जो मैंने स्टार्ट भी कर दिया है, लुसेंट मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो मैं लुसेंट से ही पढ़ रहा हूं और मैं यही कहूंगा आप भी लुसेंट से ही पढ़िएगा, क्योंकि लुसेंट बहुत सफिशिएंट है अपने आप में। वो केवल देखने में पतली लगती है लेकिन इसमें बहुत कुछ है और सिर्फ 40 क्वेश्चंस ही हैं आपके। इसमें कुछ आपके करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन होंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें कोई ये नहीं कि प्रीलिम्स के आपके नंबर जो है वो मेंस में ऐड होंगे। तो सिर्फ क्वालिफाई है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा आपको जीएस भी पढ़नी है, ऐसा नहीं कि आप जीएस छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे आयोग ने कह दिया है सिर्फ 13 गुना जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा। 13 गुना, तो इसका मतलब ही एक छोटी सी कट ऑफ जो है वो रख दिया है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, तो तुक्का बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको क्वेश्चंस अगर पता है तभी वो सॉल्व कीजिएगा, वरना वो छोड़ दीजिए क्वेश्चन। अगर तुक्का मारेंगे, निगेटिव मार्किंग बहुत ही ज्यादा है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। 300 नंबर का होगा, 40% जनरल और ओबीसी के लिए क्वालिफाइंग रखा गया है और 35% जो है एससी एसटी के लिए क्वालिफाई रखा गया है। 2 घंटे का ये पेपर होगा, नॉर्मल पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव के बेस पर होगा और सिंपल सा, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन जैसे कि आप लोग अभी तक जितने भी एग्जाम देते आए हुए हैं, नॉर्मल से ऑब्जेक्टिव वाले, वही टाइप के यही क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन इसका जो मेंस है वो जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं उनके लिए पहला अनुभव रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं मेंस जो है, मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव है, सभी होते हैं जो पीसीएस या आईएएस के जो एग्जाम होते हैं उनका जो मेंस होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें इंटरव्यू नहीं है, सबसे अच्छी बात यही है। बस अगर आप एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो ये आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा और बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है ये। सीधे जीआईसी में लेक्चरर और आपका पहला प्रमोशन सीधे प्रिंसिपल पे होगा और फिर जो दूसरा प्रमोशन होगा वो डीआरएस भी आप बन सकते हैं, अगर आपकी एज जो है वो कम है अभी। तो 28 27 28 29 30 के अगर आप हैं तो आप काफी आगे तक जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ पे मेंस के बारे में। मेंस में देखिए क्या है, मेंस में उन्हें 2 पार्ट में कर दिया है। जैसे कि पहला जो सेकंड पार्ट होगा वो तो आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें सामान्य हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, वही जिन्हें हम लोग गद्यांश और पद्यांश बोलते हैं। पैराग्राफ दिया होगा और उसमें से हमें क्वेश्चन आंसर को छांटना होगा। निबंध लिखने को आएगा। उन्होंने जो नोटिफिकेशन निकला है आयोग का, उसमें कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं कि इस पर निबंध हमें पूछना है, तो वो निबंध भी लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। जो हिंदी साहित्य है ये भी 50 नंबर की रहेगी यहाँ पे, और जो निबंध है जो वो भी 50 नंबर का रहेगा, यानी कि ये दो मिला करके हमको 100 नंबर के हमें क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और अभी हम लोग बुक्स पे भी बाद में आएंगे, पहले हम इधर देख लेते हैं। जो बायोलॉजी है ये 300 नंबर की आएगी, जो सब्जेक्टिव हमारा होगा, चाहे आप किसी और सब्जेक्ट से हैं तो 300 नंबर की आएगी। मेन आपका सबसे ज्यादा जो है वो यही रहेगा। इसमें क्वेश्चन देखिए, ये और ये 3 तरह के क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन होंगे जिन्हें हम लोग कह सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 250 वर्ड्स में लिखने होंगे, और एक क्वेश्चन जो होगा वो 25 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन होगा। जो नेक्स्ट जो दूसरा खंड होगा इसमें बायोलॉजी में ही, वो भी 5 क्वेश्चन होंगे और वो 150 वर्ड्स में हमें एक क्वेश्चन को लिखना होगा और 15 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा। और जो सबसे ये शॉर्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं इनको, ये हमें 50 वर्ड्स में ही केवल लिखना है। 10 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का रहेगा। तो आप इनको काउंट कर लेंगे तो हमें 300 नंबर जो है वो ये हमें यहाँ से मिल जाएंगे। जो मेन है वो आपका यही रहेगा, ये जो प्री है ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें बुक्स को लेकर के, तो सबसे पहले आपके पास होने चाहिए सॉल्व पेपर यूपी पीसीएस के।
यूपीपीसीएस की जो सॉल्व पेपर आते हैं जूलॉजी बॉटनी, और देखिए बायोलॉजी से है आपको यहाँ पे जूलॉजी भी पढ़नी है और बॉटनी भी पढ़नी है, आप चाहे एमएससी किसी भी सब्जेक्ट से हो। ठीक है, तो यूपीपीएससी की जो सॉल्व पेपर आते हैं वो आपके पास होने चाहिए। एनसीईआरटी, देखिए मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा आपको 10th की एनसीईआरटी भी आप जरूर पढ़ें, जो सिर्फ बायोलॉजी जो उसमें पॉइंट्स हैं उसकी भी एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें, और 11th और 12th की तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही है। अगर इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी फिंगर टिप भी ले सकते हैं, जैसे मेरे पास एनसीईआरटी फिंगर टिप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसके जो ये एनसीईआरटी फिंगर टिप है आप इसको भी ले सकते हैं, इसमें एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है यूपी बोर्ड जो है वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही हो गया है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी फिंगर टिप हो जाएगा। फिर अगर जूलॉजी के लिए बुक्स में बात करूं तो आपको एक ऑब्जेक्टिव जूलॉजी आती है आरके पिल्लई की, आपको वो लेनी चाहिए। वो ऑब्जेक्टिव जूलॉजी वो सिर्फ कहने को ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसमें जो थ्योरी भी इसमें दी हुई है। जैसे ये देखिए मेरे पास काफी पुरानी है, अगर आपके पास नहीं होगी तो कवर चेंज होगा उसमें, थोड़ी सी मोटी बुक रहती है, और इसका मैं जो कुछ इसका एक लेक्चर मैं पीडीएफ के फॉर्म में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि बहुत लोग का क्वेश्चन ये रहता है कि सर ये बुक कैसी है, पढ़ने में हम पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, कैसी लैंग्वेज है। तो इसीलिए मैं इसका जो पीडीएफ के फॉर्म में कुछ में जो एक दो लेक्चर हैं, एक दो जो उसके लेसन हैं वो मैं दे दूंगा, आपको देखिएगा, समझ में अगर आता है तभी इस बुक को परचेस कीजिएगा, क्योंकि ये बुक थोड़ी सी महंगी है, लगभग वही 1100 या 1200 के आसपास की एक बुक आती है। ठीक है, और जो ये आरके पिल्लई हो जाएगी। और आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा रमेश गुप्ता, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ना है, और डिस्क्रिप्टिव क्योंकि ये रमेश गुप्ता काफी लेंथी बुक है, यहाँ पे आपको लैंग्वेज अच्छी खासी मिल जाएगी, तो इसीलिए आपको रमेश गुप्ता को भी पढ़ना पड़ेगा। इस एग्जाम के लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी अच्छा एग्जाम है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो बहुत ऊपर लेवल तक आप जा सकते हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये बॉटनी के लिए कुमार मलिक की बुक आती है, ये ऑब्जेक्टिव बॉटनी आती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कुमार मलिक की है, ऑब्जेक्टिव बॉटनी के नाम से आती है। ये कहने को सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी काफी दिए हुए हैं, लेकिन पहले लैंग्वेज दी हुई है, उसके बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में आप बॉटनी में एक बुक और ले सकते हैं, जो 11th-12th में आपने पढ़ी होगी, एमपी कौशिक, वो भी डिस्क्रिप्टिव बुक है, काफी अच्छी बुक वो भी रहती है। वो जो एमपी कौशिक कुमार मलिक जो है ये इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में भी आती है। अब कुछ लोगों के क्वेश्चन ये भी थे कि सर जो मेंस में लिखना है वो हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, अगर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं तो आप इंग्लिश में लिखिए, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। जैसे कि जो टर्म है वो इंग्लिश में लिखिए, जैसे आप वायरस लिखना है तो वायरस लिखिए, विषाणु मत लिखिए, विषाणु लिखेंगे तो थोड़ा सा हिंदी में बहुत जा सकते हैं, लैंग्वेज आप हिंदी में कर सकते हैं, लेकिन जो टर्म है बायोलॉजी के वो आप इंग्लिश में ही रखिएगा। ठीक है, तो ये बुक्स के बारे में बात हो गई, यहाँ पे जो बुक्स थी और जो भी कुछ है, और क्वेश्चंस आंसर के लिए जो हैं, अगर आपके पास है कोई बुक्स और तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर इस बुक के अलावा भी आपके पास कोई और अच्छी बुक है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही बुक लेनी है, लेकिन अगर कोई बुक अभी आपके पास नहीं है तो ये बुक आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक ऑब्जेक्टिव बॉटनी जो कुमार मलिक की, इसके भी एक दो लेसन की पीडीएफ डाल दूंगा, ताकि आप लैंग्वेज को समझ पाए कि कैसी वो बुक है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं जो कुछ लोगों के पॉइंट्स थे, जैसे कि इस एग्जाम की तैयारी के लिए अगर मैं बात करूं तो एक आपको कुछ थोड़ा सा जो दूसरे लेवल है उनसे हटना पड़ेगा, आपको इस एग्जाम के लिए अपना अलग लेवल सेट करना पड़ेगा। टीजीटी और जो पीजीटी और एलटी है वो थोड़े से अलग लेवल के हैं, ये एग्जाम हल्का सा इसका लेवल जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसीलिए आपको इस लेवल के लिए तैयारी करने के लिए थोड़ा सा और ऊपर आना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक लेवल सेट करना पड़ेगा, अपनी कमजोरियों को पहचाने, आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं वो उस पॉइंट्स को भी आपको पहचानना है, और अगर जिस दिन आप अपनी गलती को पहचान लेंगे उसी दिन आपके सारे एग्जाम क्वालिफाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। सिलेबस जो इसका है आप या तो हाथों से लिख लीजिए या फिर आप प्रिंट आउट करवा लीजिए, और एग्जाम जो आपके जो रूम है जहाँ पे आप पढ़ते हैं पढ़ाई करते हैं वहां पे इसको चिपका लीजिए, क्योंकि सिलेबस से हट करके मत जाइएगा कहीं भी। ठीक है, और इसमें एक सबसे मेन पॉइंट ये है कि नोट्स अपने आप बनाएं,
जैसे नोट्स आपको कहीं से भी, जैसे कि अभी मैंने देखा था इस साल से बहुत चल रहा है कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बहुत से लोग पीडीएफ के फॉर्म में या फिर किसी तरीके से नोट्स बेच रहे हैं। तो वो नोट्स जो है वो ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उन नोट्स को पढ़ करके आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता है। इसीलिए आप पहले बुक्स को पढ़िए और उसमें से मेन मेन पॉइंट्स जो हैं उनके नोट्स खुद अपने हाथों से बनाइए और पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाइए। अपने नोट्स अपने आप जरूर बनाएं। एक अपना टाइम टेबल भी सेट करें, किस टाइम हमें क्या पढ़ना है। जीएस पे फोकस करना है, लेकिन जीएस पे इतना फोकस नहीं करना है कि आप पूरा सब्जेक्टिव अपना भूल जाएं, जीएस ही पढ़ते रहें। जीएस जो है वो महासागर है पूरा, उसको खत्म नहीं कभी हो सकता है, बहुत कुछ है उसमें। ठीक है, तो जो आपका एक, अगर आपकी जीएस अच्छी है तो ठीक है, नहीं अच्छी है तो फिर आप सिर्फ ल्यूसन बुक से काम चल सकता है आपका, अच्छा खासा आपको उसमें ल्यूसन बुक से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और जो इसमें क्वेश्चन आंसर जितने भी आप लगा सकते हैं ऑब्जेक्टिव वो लगा लीजिए, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतने आप वेरिएशन से आप जान पाएंगे कि हाँ वेरिएशन कहाँ तक जा सकती है और किस लेवल तक क्वेश्चन हमारे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अब अगर कुछ हम बात करें तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन, जो फॉर्म भरते टाइम पे कुछ लोगों ने गलती कर दिया है, तो अगर फॉर्म भरते टाइम कोई भी मिस्टेक हो गई है तो सिर्फ आपको एक बार चांस मिलेगा कि हाँ उस मिस्टेक को सुधार सकते हैं। तो अगर आपकी कोई भी नाम में या फिर डीओबी में या फिर एड्रेस में कोई भी गलती अगर हो जाती है तो एक बार आपको करेक्शन का मौका मिलेगा और दोबारा इसके बाद करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी फॉर्म भरें तो बहुत ही ध्यान से सारे जो नाम है और वो सब देख करके ही फॉर्म फिल करें। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मिस्टेक होती है वो डीओबी पे होती है, डेट ऑफ बर्थ पे। आपने हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो है वही डीओबी सिर्फ फिल कीजिएगा, और एक बार प्लीज आपकी जितनी भी मार्कशीट हैं उनकी एक रखिएगा और मैच कर लीजिएगा, क्या सभी मार्कशीट पे डीओबी, मदर्स नेम, फादर्स नेम क्या सेम है, कहीं कोई मिसमैच तो नहीं है। अगर मिसमैच है तो आपके पास अभी भी टाइम है, आप यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड जिस भी बोर्ड से हो वहां जा करके उसको सुधरवा सकते हैं, वरना ये जब वेरिफिकेशन होता है उस टाइम पे बहुत दिक्कत आती है। आप अपनी जॉब से भी सिलेक्शन लेने के बाद भी बहुत लोग एलटी में ऐसे बहुत लोग थे जो सिलेक्शन का हो गया लेकिन उनकी डीओबी कुछ गलत थी या फिर पापा के नाम में कुछ मिस्टेक था, तो बहुत दिक्कत होती। इसीलिए अभी आप अपनी मार्कशीट को, जितने भी मार्कशीट हैं हाई स्कूल से लगा करके पीजी तक की जितनी भी मार्कशीट हैं सभी में नाम, फादर्स नेम, डीओबी सब चेक कर लीजिएगा। और इसमें कुछ लोगों को ये क्वेश्चन थे कि अपेयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो अपेयरिंग वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपका एमएससी का रिजल्ट आ गया है तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसके अलावा फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यूपी से जो भी बाहर के जो फॉर्म फिल करते हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उनको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। और इसमें ये है कि यूपी से बाहर के लोग भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे उत्तराखंड में अभी एलटी की वैकेंसी निकली है, एलटी साइंस, तो उसमें उत्तराखंड के अलावा किसी और से जो स्टेट है वहां के फॉर्म नहीं फिल कर सकते, लेकिन ये वैकेंसी यूपी में है तो आप किसी भी स्टेट से हैं, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से हैं, झारखंड से, जहां से भी हैं आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हिंदी और जो लैंग्वेज है, जो निबंध आपको है वो तो हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, आप चाहे किसी भी मीडियम से हो, जो निबंध है वो तो आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। ये जो बायोलॉजी या फिर जो सब्जेक्ट है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश में लिखते हैं या फिर हिंदी में लिखते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे और आप अपनी तैयारी को उस लेवल तक, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तभी इस एग्जाम तक पढ़िएगा, वरना अगर आप टीजीटी या पीजीटी या एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर जीएस को आप मत टच कीजिएगा। ठीक है, तो अगर ये एग्जाम में आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि फॉर्म आ चुके हैं, 18 तारीख यानी कि 18 जनवरी जो है वो लास्ट डेट है, तो इसका जो एग्जाम की डेट अभी आयोग ने नहीं बताई है, लेकिन एग्जाम जो है वो मई तक ये है, उम्मीद की हो सकता है, तो देखते हैं कब तक होता है। और यही कहेंगे कि अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक अच्छे लेवल से ही कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे एग्जाम, जो आपके सारे क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर मिल गया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।